स्तंभ को कहे थे न्यायपालिका और चौथे स्तंभ को कहे थे प्रेस। पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यू किए थे और विधायिका और संसद ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में संस्था में कार्यपालिका की संस्था को हम लोगों को खूब बढ़िया से समझना है। अब कार्यपालिका पे बहुत ही बढ़िया से आप सारे बच्चे खूब बढ़िया से हमारे साथ ध्यान दोगे, फोकस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए संघ की कार्यपालिका हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका का मतलब है, इसके लिए अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक ये पूरे संघ के कार्यपालिका का ही वर्णन किया गया है। और संघ के कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति, हम लोग पढ़ेंगे क्या? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। यही मेन कार्यपालिका का मतलब है, ये पूरे सिस्टम इसमें आ गए। और लास्ट हम लोग देखेंगे महान्यायवादी। तो ये पूरे इतना फेज जो हमारा है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक नहीं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इतने पूरे जो फेज है इसको हम लोग अनुच्छेद 52 से 151 इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब आज का क्लास हम बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करने जा रहे हैं और वह क्लास हमारा होगा राष्ट्रपति से। अब देखिए जो लड़के हमारे साथ खूब बढ़िया से अब ध्यान दे दीजिए, वो भारत के पूरे राष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे सब बन जाएगा। राष्ट्रपति ध्यान से सेट रखना है कि यह अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। अब इसमें बहुत ही एकदम दिमाग में सेट रखना है, 52 से 62 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। यानी आपको कभी भी राष्ट्रपति की बात हो, चाहे वो निर्वाचन प्रक्रिया का हो, कार्य अवधि का हो, महाभियोग का हो, आप हमेशा ध्यान रखना कि 52 से 62 में राष्ट्रपति खत्म हो जाता है। अब एक एक करके बात समझें। हम लोग का अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जब हम अनुच्छेद 53 की बात करेंगे तो इसमें कहता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। देखो 52 53 एकदम लीजिए। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत में जितने भी कार्यपालिका की शक्ति है वो समस्त शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। और यही अनुच्छेद 54 अब यहां से इंपॉर्टेंट है। 54 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे, ये निर्वाचक मंडल हमारा अनुच्छेद 54 में। कभी भी आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 54 तो कहना कि सर समझ गए 54 में इसी को थोड़ा ऐसे कर दीजिए, तो ये निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है, दिमाग में बैठा है। अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत के समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया। ये निर्वाचक मंडल का मतलब है कौन कौन लोग इसमें आएंगे। तो हमारे पास दो सदन है, एक सदन का नाम है लोकसभा, दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा, तीसरा किसी भी राज्य में विधानसभा। राज्य में विधानसभा, विधानसभा दो जगह हो सकते हैं, ये राज्य में भी हो सकते और केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकते। कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के अलावे विधान परिषद है। अब एक एक करके हमारे साथ बातों पर ध्यान देना तो लाइन एकदम क्लियर। लोकसभा में भी दो तरह के सदस्य हैं, एक है निर्वाचित सदस्य और एक है मनोनीत सदस्य। इसमें भी हम लोग देखे थे निर्वाचित और 12 आपने देखा था राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। विधानसभा में भी उसी तरह से दो तरह के सदस्य हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। अब बातों को खूब बढ़िया से समझना, जो बच्चे एकदम ध्यान देंगे उनका क्लियर। राष्ट्रपति के चुनाव में कहा जाता है कि लोकसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं ये सभी भाग लेंगे, मनोनीत कोई भी सदस्य वोट नहीं देंगे। राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, मनोनीत कोई भी सदस्य वोट नहीं देंगे। विधानसभा चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश का हो, निर्वाचित सभी सदस्य वोट में भाग देंगे, मनोनीत कोई भी सदस्य वोट में भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषद का आप बताइए, निर्वाचित सदस्य वोटिंग देंगे कि मनोनीत सदस्य वोटिंग देंगे? जल्दी से आंसर दीजिए कि दोनों देंगे। क्या लगता है राज्य के विधान परिषद का कौन सा सदस्य वोटिंग में भाग लेगा? तो आपको यह ध्यान रखना है, दोनों। कई बच्चे दोनों कह रहे हैं, वेरी गुड, मुकेश कुमार का आंसर है दोनों, बहुत ही सुंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य में है, इसीलिए विधान परिषद के सदस्य कोई भी वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, कोई नहीं। ये बात ध्यान रखना, दोनों करेगा लड्डू नंबर आएगा। इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधान परिषद के कौन सा सदस्य भाग लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य, केवल मनोनीत सदस्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य विधान परिषद हमारे सभी राज्यों में नहीं। अब हम समझते हैं कि यह लाइन सभी बच्चे का क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा जो राज्य के हैं इसके भी सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें अगर हम केंद्र शासित की बात करें तो दिल्ली विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्य विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कई बात दे देगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, चॉइस है दिल्ली विधानसभा के जो है सभी निर्वाचित सदस्य, तो सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। बिहार राज्य के सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, सही है। बिहार विधान परिषद के निर्वाचित सभी सदस्य, तो गलत हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये अनुच्छेद 54 एकदम क्लियर, राष्ट्रवाद दिमाग में बैठाते चले। अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 उसकी समस्त शक्ति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में निहित होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चलेंगे, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 की जब हम बात करें तो यही राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
कई बच्चे को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया वो समझ ही नहीं पाते, महाभियोग समझ ही नहीं पाते। मैं एकदम आराम से चलूंगा कि हर बच्चे का स्टेप सही हो कि हाँ एकदम क्लियर हो गया निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख। इस निर्वाचन प्रक्रिया में क्या कहा गया है उसको समझिए। इसमें कहता है कि बिहार में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, सिक्किम में कम जनसंख्या है। अब इसीलिए एक विधायक यहाँ का वोट दे और एक विधायक यहाँ का वोट दे, क्या दोनों का वोटिंग के बराबर मूल्य रखेंगे? क्यों बराबर नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ का विधायक अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ का विधायक कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब केवल विधायक के नाम पर वैल्यू बराबर देंगे। अब एक टीचर सिर्फ 5 लड़के को पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर 500 लड़के को पढ़ा रहा है, तो क्या आप दोनों टीचर हैं तो बराबर वैल्यू देंगे? दोनों बात कुछ कहेंगे कि ऐसा करो तो इनकी बात बराबर मूल्य का होगा? तो आपके पास आंसर है नहीं। क्यों? ज्यादा लोग को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इनके अनुभव ज्यादा होंगे, कम लोग को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इनके अनुभव कम होंगे। इसी मॉडल पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इस चुनाव में कहा तो जाता है कि सब राज्य के विधायक एमपी सबको वोट करना है, लेकिन इसमें हर विधायक का वोटिंग बराबर नहीं होगा। कितने अनुपात में वो जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी अनुसार से उनका वैल्यू होगा। और एक बात पॉलिटी में ध्यान देना, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अगर हम वैल्यू दें, वेटेज दें, तो उसको हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कितना अनुपात में वहां की जनसंख्या, उसके अनुसार से विधायक और सांसद के वोटिंग का वैल्यू अलग अलग होगा। अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में दादाजी हैं, उनके नीचे उनके 3 बेटे, फिर इनके 2 बेटे, फिर इनके 3 बेटे, इनके 1 बेटे। अब ये जो है इतने ब्रांचेस को देख रहे हैं तो इनका वैल्यू अलग है, इनका वैल्यू अलग है। दोनों बात बता रहे हैं लेकिन दोनों का वैल्यू अलग है। उसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहें सबसे ज्यादा है, तो वहां का एक विधायक वैल्यू जो वोट दे रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में कहा जाता है कि उस अनुपात में वो ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका मत मूल्य ज्यादा होगा। हम बराबर बराबर नहीं रखेंगे। क्यों? हर जगह जनसंख्या बराबर नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे किया गया, यानी पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आप समझ लीजिए। इस प्रणाली को बढ़िया से हम लोग समझें। अनुपातिक का मतलब है कितनी जनसंख्या पर हमारे कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधि हैं, उनके मत का, वोट का मूल्य अलग अलग करना। ज्यादा जनसंख्या है तो वोट का मूल्य अलग, कम जनसंख्या है तो वोट का मूल्य अलग। इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आता है कि सर तब वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो किसी भी जगह पे 2 लोग होते हैं, एक होते हैं विधायक और दूसरा होते हैं सांसद। आपके यहाँ भी चुनाव होगा तो अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो एमपी का चुनाव है, वो सांसद होंगे। राज्य के लिए चुनाव है तो विधायक होंगे। अब किसी भी राज्य के जो विधायक हैं उनका वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या। अब देखो हम लोग इसका एक वैल्यू निकालते हैं, एक फार्मूला देते हैं कि किसी भी राज्य को हम लोग एकदम निकाल सके। राज्य की कुल जनसंख्या बटा में निर्वाचित विधायक कुल कितने हैं उस राज्य में, निर्वाचित विधायक कुल कितने हैं भागा 1000 करके जितना आएगा उस राज्य के विधायक का एक वोट का वैल्यू होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कई राज्य छोटा ही है लेकिन विधायक ज्यादा कर दिए, ज्यादा विधायक कर दिए कि मेरे यहाँ इतना विधायक हो, तो वहां पे राष्ट्रपति में वोटिंग में उनका वैल्यू कम जाएगा। राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में कितने निर्वाचित विधायक हैं, उन सभी को भाग लगा दे और फिर 1000 से भाग लगा दे। कारण राज्य की जनसंख्या करोड़ में, लाख में चले तो 1000 से भाग मारेंगे तो लगभग उसमें आएगा और फिर निर्वाचित विधायक से भाग मारेंगे तो एक वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू जो आया वो उस राज्य के विधायक का फिक्स वैल्यू, यानी यूपी के एक विधायक राष्ट्रपति को एक वोट देता है और सिक्किम का एक विधायक किसी राष्ट्रपति को एक ही वोट देता है। तो दोनों एक एक का वैल्यू अलग है। सिक्किम की जनसंख्या बटे सिक्किम में कितने विधायक हैं भागा 1000, उसका वोटिंग का वैल्यू आया मान लो 200 है। यूपी के कुल जनसंख्या बटे यूपी के विधायक भागा 1000 मान लो 400 है। तो यूपी वाला एक विधायक 1 में जिसको टिक लगाया कि हाँ रामनाथ कोविंद 1, तो उसमें 4000 उसका मूल्य। सिक्किम वाला भी उसको 1 लिखा है दूसरे विधायक को, तो उसका 1 का वैल्यू कम है, कम मूल्य जुटेगा तो इसका वैल्यू कुल नंबर जोड़ के होगा। कौन लीड कर? 1 से लीड नहीं है, नंबर जुटेगा। 1 किसने किसने लिखा है, किस पे, उस विधायक के किस राज्य का कितना वैल्यू है। हर राज्य की विधानसभा के जितने लोग हैं उनका बॉक्स अलग होगा और उनकी गिनती में उनके अंक जोड़े जाए। इस राज्य के इस विधायक ने इनको 1 दिया है तो उनके 1 का वैल्यू क्या है उस अनुसार से चलेगा विधायक का मत मूल्य। सांसद का कैसे निकालेंगे? तो बस जितने हैं कुल विधायक का मत मूल्य, कुल विधायक का मत मूल्य, जितने भी विधायक हैं सबके मत मूल्य निकालें अब बटा कुल सांसद से भाग लगा दें, बस एक एमपी के मत मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि बताओ आप अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन आएगा कि बिहार के विधायक का राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य क्या है, दे सकता है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है सबसे ज्यादा राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य यूपी के विधायक का है, सबसे ज्यादा यूपी के विधायक का है, कारण यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यूपी में एक विधायक कोई वोट देंगे तो उसका वैल्यू 208 है, 208। अगर वही बिहार के कोई विधायक हैं राष्ट्रपति में अगर 1 लगाते हैं जो लिखते हैं इनका एक वैल्यू का वोटिंग 173। अब सोचो कितना का अंतर है, ये 1 लिखे तो 208, ये 1 लिखे तो 173। और सबसे आश्चर्य होगा अगर कोई सिक्किम का विधायक एक लिखता है राष्ट्रपति के चुनाव में तो इसका मत मूल्य केवल 7 है, 7। सिक्किम के सब विधायक मिलकर जितना वोट देगा यूपी अकेले एक विधायक देगा तो उतना वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या उस अनुपात में सबसे ज्यादा है। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम मत मूल्य किसका है, तो सिक्किम के विधायक। सबसे ज्यादा किसका है, यूपी के विधायक का। बिहार के विधायक का कितना है, तो ये 173। एक बच्चे का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सर ये वैल्यू चेंज भी हो सकता है। बिल्कुल, जब जनसंख्या चेंज होगा, जिस समय का जनसंख्या लिया जाए, जैसे मान लो हम कहें कि अभी 1971 की जनसंख्या के अनुसार से हम कितने विधायक होंगे उसको फिक्स किए हैं और उसी के अनुसार से हम सिस्टम रखे हैं, तो जब तक हम इसको 71 से 81 ना करेंगे तब तक वो वैल्यू वही रहेगा। जिस वर्ष होगा कि नहीं अब हमारा इस साल की जनसंख्या से कम होना शुरू होगा तो फिर ये मत मूल्य बढ़ेगा या घटेगा और फिर वो कंटिन्यू चलेगा।
अब हम समझते हैं सब सारे बच्चे को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, ये लाइन सबसे पहले समझना चाहिए। कोई लड़के यही लाइन नहीं समझते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग होता है। कई बच्चे को लगेगा कि सर यह एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। अब एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण तुमको समझना है। तो देखो, आप लोग चुनाव का मतलब यही समझते हो कि जितने उम्मीदवार हैं, जो पसंद है उसको टिक लगा दिए कि ये वाला में वोट है। तो इसको एकल संक्रमणीय नहीं कहते। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जितने उम्मीदवार खड़ा है, सभी में आप अपने पसंद से क्रम संख्या दें। राष्ट्रपति का चुनाव है, मान लो 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति खड़े, तो आप सबसे ज्यादा किसको पसंद कर रहे हो उसमें 1 लिखो, उनसे कम पसंद वाले में 2 लिखो, उनसे कम में 3 और उनसे कम में 4। आप एक क्रम संख्या दो। और जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव होगा, बिहार में जितने विधायक हैं सबको बैलेट बॉक्स मिले, सभी क्रम संख्या दे देंगे। बिहार के विधायक का एक वैल्यू वोट फिक्स है कि जो बिहार के विधायक है उनका 173, एक विधायक का एक मत मूल्य है, तो 1 जिसमें भी बिहार के विधायक लिखे हैं उस व्यक्ति के नाम में 173, दूसरा लिखे तो 173, 173, अगला विधायक 1 इसमें लिख दिया तो 173 इसको हो गया। ऐसे करके नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के अनुसार से फिर देखा जाएगा कि 1 वाले कुल नंबर का जोड़ सभी भारत में मिला के किसका हाईएस्ट है वो विजेता हो। और जिसमें भी क्रम संख्या लिख दिया जाए 1 2 3 4, तो आप समझ लेना कि उस इलेक्शन का ही नाम एकल संक्रमणीय पद्धति। तो अनुच्छेद 55 सारे बच्चे का क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, ये निर्वाचन के लिए 2 सिस्टम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वो आप बहुत बढ़िया से समझे, और एकल संक्रमणीय पद्धति। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति कितने बार कोई व्यक्ति बन सकते हैं, कितने उम्र में बन सकते हैं, कौन व्यक्ति बन सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कल कंप्लीट करेंगे। तो इधर क्लास आपका कंटिन्यू डेली हमारा चलते रहेगा और हम इधर आराम से 8 क्लास लगभग अभी आपका लेंगे, 7 से 8 क्लास में